हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी का रिवीजन। और रिवीजन के लिए कहें तो सबसे पहले अपन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि थियोरेटिकली इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और कौन से पोर्शन से ज़्यादातर इसमें से जेईई एडवांस्ड के अंदर कौन से पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और क्या क्या चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें लिमिट्स के पोर्शन से। तो लिमिट्स के पोर्शन में अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूं तो सबसे पहली चीज आपको क्या बताई जाती है कि आपके पास 7 डिफरेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसको एनालाइज कर लेना चाहिए कि क्या वो इंडिटरमिनेट है या नहीं है, ठीक है। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उसको देख लो कि वो किस फॉर्म का इंडिटरमिनेंसी बन रही है, या फिर इंडिटरमिनेंसी है भी, या फिर हम फालतू में ऐसे ही परेशान हुए जा रहे हैं और जबकि वैल्यू डायरेक्ट पुट करके एक्स की हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में हमारे पास क्या क्या होता है? एक होता है 0/0, एक होता है 0 into इंफिनिटी, एक होता है इंफिनिटी/इंफिनिटी, एक होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ये चार एक लीग के हैं एक तरीके से कहिए, और बाकी हमारे पास होता है 1 raised to power इंफिनिटी, इंफिनिटी raised to power 0 और 0 raised to power 0। ये हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता था, क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई करते थे, इनकी डिफरेंट टाइप के इंडिटरमिनेंसी को रिमूव करके हम डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते थे, क्या क्या ट्रिक्स यूज करते थे। तो मेनली अगर देखा जाए तो इन 4 पार्ट्स में, ठीक है। पहले तो इन 3 पार्ट्स की बात करता हूं मैं, ठीक है। इन 3 से भी ज्यादा पहले अपन यही 2 देख लेते हैं। इन 2 में देखिए आपके पास क्या होता था, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता था। रैशनलाइजेशन, ठीक है, और फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक और मेथड हुआ करता था एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का मेथड हम कब यूज करते थे? एक्सपेंशन का मेथड हम तब यूज करते थे जबकि हमारे पास डिसिमिलर टाइप की टर्म्स हुआ करती थी। मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखी हुई है, कोई लॉग की टर्म लिखी हुई है और साथ में कुछ दे दिया गया एक अलजेब्रिकल मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे केस में हम यूज करते हैं एक्सपेंशन, जो कि सबको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रहे ये एक्सपेंशन कब यूज होता था ज्यादातर, जबकि x टेंड्स टू 0 है, 0 के नेबरहुड में। तो एक्सपेंशन के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान देने की होती थी, बाकी तो रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन में ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी, यूज्ड व्हेन डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है। डिसिमिलर टर्म्स जब आपके प्रेजेंट हो, ठीक है, तब इसका यूज ज्यादातर होता है, ठीक है। और क्या था, एक्सपेंशन हम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि तब तक ही एक्सपेंड करें जब तक कि हमारे पास फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म नहीं आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन अवॉइड भी करते हैं, तो एक ये भी पॉइंट था, अवॉइड एक्सपेंशन इन डिनोमिनेटर, ठीक है, अवॉइड एक्सपेंशन इन डिनोमिनेटर। इसके अलावा और क्या पॉइंट हुआ करता था एक्सपेंशन के अंदर कि एक्सपेंड till we get first non cancelled term, ठीक है। कब तक हमें एक्सपेंशन करना है, जब तक कि हमें पहली नॉन कैंसिल्ड टर्म ना मिल जाए। अभी हम इसको नोट्स में भी आप देख सकते हो और कुछ क्वेश्चंस अभी लेंगे तो वहां चीज आपको क्लियर भी हो जाएगी। नॉन कैंसिल्ड टर्म, ठीक है, जब तक हम एक्सपेंड कर रहे हैं तब तक न्यूमरेटर में मान लो हमने एक्सपेंशन किया, जैसे ही हमें पहली अपनी नॉन कैंसिल्ड टर्म मिलने लग गई वहीं पे हमने एक्सपेंशन रोक दिया, ठीक है। फिर आइए इसमें देखिए नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या था कि एक चीज का हमें कॉशन रखना चाहिए, क्या, ठीक है। ये इसमें अगर मान लीजिए कई बार x जो है हमारा इन्फिनिटी को टेंड कराया जा रहा है तो हमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए तो हम एक्सपेंशन लिख नहीं सकते। हमारा एक्सपेंशन कब वैलिड होता है, जबकि x टेंड्स टू 0 हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, पहले x को 1/t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के लिए जरूरत क्या होती है, एक्सपेंड व्हेन x टेंड्स टू 0, मतलब जो जैसे 1 + t है, ठीक है। तो वो जो t है वो बेसिकली किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। अगर नहीं है तो अपन क्या करते हैं,
अगर मान लीजिए वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ऐसे केस में आप x को 1/t रख दो, ठीक है। x अगर आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था और आपने x को 1/t रख दिया, तो आपका t जो है किसको टेंड करने लगेगा, 0+ को, ठीक है। और t जब आपका 0+ को टेंड करने लगेगा, ठीक है, तब आप एक्सपेंशन के लिए अब यूज कर सकते हो जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह हैं, ठीक है। तो आपको मेनली क्या होता है, sin x, cos x, tan x, e raised to power x, ln 1 + x, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको ज्यादातर याद रखने पड़ते हैं इसके केस के लिए, ठीक है। कभी कभी रेयरली ये भी पूछा जा सकता है 1 + x raised to power 1/x, जो कि आप थोड़ा कम यूज करते हो, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसका एक्सपेंशन का भी यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया sin x, हो गया cos x, तो सब ये sin, cos, tan, है ना, log x + 1 + x, और इसी तरीके से e raised to power x, a raised to power x, ये चीजें तो याद होती हैं। ये वाला टर्म थोड़ा सा रहता है, कई बार नहीं याद होता, इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। इनवर्स वाला अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी याद है तो भी काम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी कुछ ऐसा खास नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि इसी के तरीके से, जैसे आपने इन्हीं मेथड्स का एक तरीके से एक्सटेंशन है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या चीजें होती हैं। एक होता है कि हम जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, ठीक है, उस हाईएस्ट प्रेजेंट पावर से आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे मान लो न्यूमरेटर में 7th हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में 5th हाईएस्ट पावर है, तो आप क्या करो, x की पावर 7 से न्यूमरेटर की भी हर एक टर्म को डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर की भी हर एक टर्म को डिवाइड कर लो, ठीक है। और उसके बाद 1/x, जब अगर आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो 1/x किसको टेंड करने लगेगा, 0 को टेंड करने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, मेनली मेथड क्या है, डिवीजन बाय हाईएस्ट पावर प्रेजेंट, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर आपके पास प्रेजेंट होती है उसके बारे में हमें यहां डिस्कस करना होता है, ठीक है। उससे हमें डिवाइड करना होता है और फिर जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसी को हम एक और टर्म बता देते थे, इसको अपन बोल देते थे कि इफेक्टिव डिग्री वाला कंसेप्ट, ठीक है, इफेक्टिव डिग्री। यहां पे क्या होता था, तो उसके लिए ओवरऑल हम एक बार को देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a0 x raised to power m plus b a1 x की पावर m-1 plus a2 x की पावर m-2 अप टू am, है ना, x की पावर 0। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मान लो दे दिया गया b0 x की पावर n प्लस b1 x की पावर n-1 प्लस इसी तरीके से bn, ठीक है, ठीक है। तो इसके 3 केसेस होते थे। अगर आपका m बड़ा है n से, तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज बड़ा इन्फिनिटी बनाएगी और हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले का इफेक्टिव डिग्री ज्यादा बड़ा था और इसलिए पूरे का पूरा टर्म जो है आपका इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा व्हेन m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो गई, सिंपल सी बात है, ऊपर मान लो x² है, नीचे x³ है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या बोलते थे कि ऐसे केस में डिनोमिनेटर आपका ज्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर आपका कंपैरेटिवली काफी छोटा है, और अगर आप रेशियो लोगे तो वो 0 को टेंड करेगा। तो ये 0 हो जाएगा अगर आपका m लेस देन n है, और यही चीज a0/b0 के बराबर हो जाएगी अगर आपका m इज इक्वल टू n है। मतलब लीडिंग कोफिशिएंट्स जो है a0 और b0, उनका रेशियो ही आपका लिमिट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो इन 3 फॉर्म्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें एक बार को लिस्ट कर दी गई हैं जो डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की भी बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी देखिए, जो भी चीजें आपने अभी तक यूज करी हैं इन तीनों में मिला करके वही सारी चीज आपको इसमें यूज करनी होगी। मतलब क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को पहले आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए या फिर जो भी एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आप पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0, है ना, इन सब फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक बार उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद तो ये हमारे पास रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन और ये इफेक्टिव डिग्री वगैरह के कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं में आपको कुछ यूज करना होगा, ठीक है। जो 3 पार्ट्स और भी हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं जो बाकी अपने रिमेनिंग फॉर्म्स है, जैसे 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। ये किस फॉर्म से आता है, fx रेज़ टू पावर gx।
जिसमें आपका fx जो है 1 को टेंड हो रहा हो और gx आपका इंफिनिटी को टेंड हो रहा हो। और इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमारा आंसर होता है बेसिकली आपको करना क्या है, लिमिट जो भी था x टेंड्स टू a मान लीजिए, है ना। बेस में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पावर को, आपको आंख बंद करके यही करना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको e की पावर में लगा दिया, दैट विल बी फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब आपने इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा तो आप देखिए अगर आपका fx 1 को टेंड कर रहा था तो fx माइनस 1 जो है आपका 0 को टेंड कर रहा है, और gx अगर आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा था तो ये इंफिनिटी हो गया, मतलब 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में बदल गया। और फिर तो हमें पुराना मेथड आता ही है, ठीक है। वो डिफरेंट मेथड्स हम ट्राई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक। और क्या होता है, अभी 2 और फॉर्म्स बचे हुए हैं और उन दोनों फॉर्म्स में 0 रेज़ टू पावर 0 या फिर इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0, इन दोनों केसेस में हम किसका यूज करते हैं, तो 0 रेज़ टू पावर 0 और इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0, इन 2 केसेस में हम यूज करते हैं बेसिकली LH रूल का, ठीक है। यहां पे आप f रेज़ टू पावर g की बात जब करते हो तो f रेज़ टू पावर g और यहां भी f रेज़ टू पावर g, तो आपका बेस 0 को टेंड कर रहा था, पावर भी 0 को टेंड कर रही थी, और यहां बेस आपका इंफिनिटी को और पावर 0 को टेंड कर रहा था। और ऐसे केस में आप क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या यूज करते हैं कि अगर आपका लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, f रेज़ टू पावर g अगर आपका y है, ठीक है, तो आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। मान लिया कि ये ln y है या फिर l मान लेता हूं मैं, ln l मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा आपका gx लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, और ln fx इस तरीके का, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब आप देखो जब आपका fx 0 को टेंड कर रहा था तो ln fx कहां चला गया, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो अब ये वाली चीज कैसी है, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रही है, सॉरी ये लिमिट आप ओवरऑल लगाओ, ठीक है। तो ये आपका माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और ये आपका किसको टेंड कर रहा था, gx है जो कि 0 को टेंड कर रहा था। तो आप देखो अब ये इंफिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में आ गया। नॉर्मली हमें यहां पे यूज करना पड़ता है ln fx अपॉन 1 बाई gx, gx को नीचे लिख सकता हूं ना मैं, 1 बाई gx ऐसे लिख लिया, और लिमिट x टेंडिंग टू a, दिस विल बी योर ln l, ठीक है। आप इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, LH रूल का यूज करते हैं, LH रूल का हम यूज करते हैं, ठीक है। LH रूल क्या होता था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते थे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करने की कोशिश करते थे, या फिर एक कोई ऐसा स्टेप आ जाए जहां से हम आसानी से लिमिट की वैल्यू निकाल सके। तो मान लीजिए कि ये ln l आपने यहां से लिमिट निकाली और ये लिमिट निकल करके आई लेमडा, ठीक है। मान लीजिए लेमडा आया आपका इधर की लिमिट, तो लेमडा इज इक्वल टू l नहीं हुआ, लेमडा इज इक्वल टू ln l हुआ, और l की वैल्यू क्या होगी, e रेज़ टू पावर लेमडा, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि कई बार लेमडा 0 आ गया और ऑप्शन में 0 है तो हम आंसर लिख देते हैं 0, जबकि आंसर क्या होगा, e रेज़ टू पावर 0। सेम प्रोसेस यहां पे भी है, इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 में भी सेम चीज आप करेंगे, यहां पे भी आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, आपका ये f था ये g था, तो आप निकालेंगे ln fx अपॉन 1 बाई gx, ठीक है, और इस पे LH रूल आप अप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू ln l यहां पे लिख दिया, ठीक है। इस पे आप LH रूल अप्लाई करिए, यहां पे LH रूल अप्लाई करने से लेमडा आ गया, तो आंसर क्या होगा, फिर से e रेज़ टू पावर लेमडा होगा, ठीक है। ये तो हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट प्रोसेस हो गए जिससे कि हम आंसर्स पे पहुंचते हैं। नॉर्मली हमसे पूछा क्या जाता है, तो नॉर्मली ये मतलब फॉर्म्स तो कोई से भी पूछे जा सकते हैं, देखो है ना, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी पूछ लिया जाता है, 0 रेज़ टू पावर 0 पूछ लिया, ये थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी यूज कर लिया जाता है। लेकिन लिमिट्स डायरेक्टली सिर्फ एक एक्सप्रेशन की लिमिट निकालने को आए ऐसा थोड़ा चांसेस कम रहते हैं, और उनके साथ में हमेशा क्या यूज किया जाता है, डिटरमाइनिंग कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स, डिटरमाइनिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें कुछ अननोन्स दे दिए उसने कि ए बी सी ये सब अननोन्स हैं, और आपको इसको ए बी सी को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि फाइनल आंसर आपका सपोज आना चाहिए 5, ठीक है। तो
इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम इसी केस की बात कर रहे हैं जिसको हम डिटरमाइनिंग कोफिशिएंट्स कह रहे हैं, ठीक है, या डिटरमाइनिंग कांस्टेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या कंसेप्ट यूज करना होता है, नॉर्मली ऐसा देखोगे आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म में, 1⁻∞ वाले फॉर्म में इस तरीके की चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। किसमें किसमें पूछा जाता है, लिख लो एक बार, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और 0⁻0 में भी चांसेस हैं, है ना, और 1⁻∞। ज्यादातर इन 3-4 केसेस के लिए, मेनली तो ये 3 को, ठीक है, इन तीनों केसेस के लिए हमसे पूछा जाता है कि डिटरमाइन करो कांस्टेंट्स, और अकॉर्डिंगली कई बार ये भी कहा जाता है कि ऐसा केस बताओ कि एबीसी भी एडजस्ट आप ही को करना है और लिमिट भी आप ही को निकालनी है, ठीक है। इस तरीके की चीजें ज्यादातर पूछी गई हैं, ठीक है, तो उनको भी देखते हैं। तो क्वेश्चंस में किस तरीके से इन चीजों को डिटरमाइन करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कांस्टेंट्स कैसे हमें मतलब डिसाइड करने होते हैं और अकॉर्डिंगली लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। एक बार कांस्टेंट डिसाइड हो गए तो लिमिट आपकी आ जाएगी, या फिर आपकी लिमिट दी गई है मान लीजिए कई बार, ठीक है, और लिमिट अगर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कांस्टेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखिए इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इसको अपन क्वेश्चंस में आगे डील करने वाले हैं। अभी मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती थी, कौन से पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए और क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक और पॉइंट हमारे पास आते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 1 से छोटी होती है, किसके अराउंड, x टेंड्स टू 0 के अराउंड, ठीक है। जब आपका x 0 के नेबरहुड में होता है तो sin x बाई x की एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं, लिमिट sin x बाई x तो 1 होता है, लेकिन sin x बाई x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होती थी और tan x बाई x हमारा 1 से बड़ा होता था, tan x बाई x हमारा 1 से बड़ा होता था, ठीक है। चाहे x पॉजिटिव रहे, मतलब 0 से जस्ट बड़ा, या फिर x 0 से जस्ट छोटा रहे, दोनों ही केसेस कुछ इसी तरीके के होते थे। इससे इफेक्टिवली क्या आ जाता था, इससे हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजों पे कमेंट करने के लिए होता था, इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स हो गया, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टेन एक्स बाई एक्स हो गया, ठीक। तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हो, जैसे ये मान लो है, ठीक है, आपको लिमिट निकालनी है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये मान लीजिए दिया हुआ है, तो आप ऐसे में क्या करो, पहले इसको नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट कर लो कि टेन एक्स बाई एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ टेन एक्स बाई एक्स, मतलब आपने फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। लिमिट जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, टेन एक्स बाई एक्स मतलब 1, माइनस ये क्वांटिटी 1 से बड़ी थी और उस पे इंटीजर पार्ट लग रहा है, तो 1 से बड़ी क्वांटिटी का इंटीजर पार्ट 1 निकल करके आता था और आंसर कितना हो जाता था, 0। ये माइनस टेन एक्स बाई एक्स के साथ भी दिया जा सकता है, ध्यान दें, या माइनस साइन एक्स के साथ भी है ना, तो माइनस टेन एक्स के साथ रहेगा तो हम पहले क्या करेंगे, अपन इसकी मतलब इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। मान लो यहां माइनस कर दिया तो ये माइनस और यहां भी माइनस, ठीक है, ये चीज तो आपकी लिमिट सीधी क्या आ गई, -1 के बराबर। चलिए ठीक है, इस पार्ट में देखिए क्या होगा, tan x बाई एक्स अगर आपका 1 से बड़ा था तो माइनस tan x बाई एक्स कैसा होगा, -1 से छोटा होगा, ठीक है, ये क्वांटिटी -1 से छोटी है, ठीक है, -1 से और छोटी, मतलब इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आएगा, -2 निकल करके आएगा, और ऐसे केस में हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ता है। और नॉर्मली अपन अगर देखें तो इन सब के अलावा हमारे पास एक डबल लिमिट्स का केस होता है, जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी देख लेते हैं एक बार, उनसे भी रिलेटेड कभी कभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में उसको यूज करते हुए चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। नेक्स्ट अपन अगर डबल लिमिट्स के केस में देखें तो डबल लिमिट्स में आप देखिए आपके पास मेनली क्या चीज ध्यान देने की होती है, आपके पास रहता है कुछ इस तरीके का 1 + x रेज़ टू पावर n जैसा, ठीक है, जिसमें x आप मतलब ज्यादातर केसेस जो देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, 1 + x रेज़ टू पावर n, जिसमें n आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा होता है और ये क्वांटिटी आपकी 0 को टेंड कर रही होती है। n और x दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और लिमिट दोनों पे लगी हुई है। और ऐसे केस में हम क्या डिसाइड करते हैं कि बेस हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो आप देखो दो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं। यहां से आपके पास आपने क्या कहा, जब आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस में कि आपका बेस कैसा है, बेस आपका 1 से बड़ा है या फिर बेस आपका 1 से छोटा है। तो अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो कुछ ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है,
और ये क्वांटिटी किधर जाएगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। लेकिन अगर आपका बेस 1 से छोटा है, मतलब जब x आपका 0 माइनस में है, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये चीज आपकी 1 से छोटी हो गई, रेज टू पावर इन्फिनिटी किया तो आंसर किधर निकल जाएगा, 0 की ओर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस आपका अभी 1 से छोटा हो चुका है। तो ऐसे केसेस में हम कहें तो डबल लिमिट्स हमारे पास मेनली 1 + x रेज टू पावर n टाइप की पूछी जाती हैं, जिनमें आपको डिटरमाइन ये करना है ज्यादातर कि आपके पास बेस कैसा था, 1 से बड़ा था या 1 से छोटा। कब बेस 1 से बड़ा है, कब बेस 1 से छोटा है, और उसके अकॉर्डिंग हम देख देंगे कि दिस थिंग विल टेंड टू इंफिनिटी और दिस थिंग विल टेंड टू 0। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू की कई बार बात हो जाती है यहाँ पे। तो जब फंक्शनल वैल्यू की बात हो तो देखना कि x = 0 दिया जाएगा तो बेस तुम्हारा एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, और अगर बेस में एग्जैक्ट 1 है तो पावर कुछ भी लगाते रहो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड यहां से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जिसमें आपको डबल लिमिट्स का यूज करना पड़े। क्या देखना है, बेस क्या है, बेस कब आपका 1 है, बेस कब आपका 1 से बड़ा है, और बेस कब आपका 1 के छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है, और इसके अकॉर्डिंगली हम रिजल्ट लिख देंगे। ठीक, ये हमारे पास डबल लिमिट्स के केस हो गए। तो लिमिट्स के अंदर कहूं तो हमारे पास मेनली कोफिशिएंट्स डिटरमाइन करना और कांस्टेंट्स डिटरमाइन करना, डिफरेंट एक तरीके से कहिए कि लिमिट्स की कैलकुलेशन, और साथ में ये डबल लिमिट्स का केस जो कि मोर देन दिस डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब चीजों के साथ ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा लिमिट्स के पोर्शन रहे जो कि हमें मेनली टारगेट करने चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास कंटिन्यूटी का स्टार्ट करता हूं मैं। कंटिन्यूटी से अगर आपको लिमिट्स निकालनी आती है तो कंटिन्यूटी ड्यूरेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कंटिन्यूटी में अगर आप देखिए, कंटिन्यूटी में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। कंटिन्यूटी में सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, आप LHD निकालेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों चीजें x टेंड्स टू a पे, ये x टेंड्स टू a माइनस, ये x टेंड्स टू a प्लस, और ये दिस इज f ऑफ a। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आपकी आपस में बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर LHL आपका प्लस इंफिनिटी वगैरह आ गया तो हम सीधा कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस सीधा बोल देंगे हम। तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ऐसे केस में फंक्शन आपका ओवरऑल क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, कंटिन्यूटी में हमारे पास थ्योरी के नाम पे कहा जाए तो बस इतना ही रहता है ज्यादातर। अब इससे रिलेटेड एक दो थ्योरम्स आ जाते हैं हमारे पास। क्या रहता है, अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी जो हम यूज करते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हमारे पास आ जाता है कि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, वो आपके पास कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस आपका डिसकंटिन्यूअस रहेगा, डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस पता नहीं है ना, इसके बारे में हम डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते हैं। कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, ये वाला आप इन तीनों ही केसेस में इनफैक्ट कहिए तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसा हो गया था। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास एक केस आया था कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इज कंटिन्यूअस। ये प्रोडक्ट फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस ओनली व्हेन, जो कंटिन्यूअस वाली चीज है, मान लीजिए ये f इंटू जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस वाली चीज है उसकी फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन जो कंटिन्यूअस वाली चीज है उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन फंक्शनल वैल्यू मतलब f ऑफ a, ओनली इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर आपका f ऑफ a 0 के बराबर होता है केवल तभी हमारे पास कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो पाएगा। कब हो पाएगा, जब कंटिन्यूअस वाली चीज जो है 0 को टेंड करे, या फिर चूंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिट भी 0 होगी और फंक्शनल वैल्यू भी 0 होगी। तो इस कंटिन्यूअस ओनली व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया था। बाकी केसेस में हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए एक डिसकंटिन्यूअस है दूसरा भी डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है, तो अपन लिखते थे इस तरीके से, LHL लिख लेते थे, है ना, LHL RHL, और ये हो गया मान लीजिए फंक्शनल वैल्यू। यहाँ पे भी हम क्या करते थे, LHL RHL और यहाँ पे लिख देते थे फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, जो
अब फिर क्या करेंगे, LHL को LHL से, RHL को RHL से और फंक्शनल वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर तीनों के रिजल्टेंट बराबर आते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर रिजल्टेंट्स बराबर नहीं आते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस केस के लिए तो हमारे पास फिर भी एक शॉर्टकट मेथड हो गया था, लेकिन इन दोनों में हमें चेक करना ही पड़ेगा LHL RHL फंक्शनल वैल्यू और LHL RHL फंक्शनल वैल्यू, चाहे हम डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस की बात करें या फिर डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस की बात करें। ठीक है, जब यहाँ पे इनटू होगा तो हम भी क्या करने लगेंगे, जैसे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे LHL का LHL के साथ, वहां पे प्रोडक्ट करने लग जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट लिखेंगे। तो कंटिन्यूटी में मेनली हमसे क्या पूछा जाएगा, एक तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड चीजें, लेकिन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में भी बेसिक यूज जो हमारा आएगा कंटिन्यूटी का वो कहां पे आता है, जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी होती है हमें, जो मेजरली पूछा जाता है क्वेश्चन। ये मैच द कॉलम में भी एक पार्ट हो सकता है, खुद में अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एक पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर इंटीजर टाइप में भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं एक इंटरवल के अंदर जहां कोई दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें चेक करने चाहिए। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कहें तो सबसे पहले आपको किसी इंटरवल में चेक करना है। ठीक है, किसी एक इंटरवल में आपको एक फंक्शन के बारे में पता करना है कि वो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आप चेक करते हो, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के करस्पॉन्डिंग, डिसकंटिन्यूटी के नाम पे आपके दिमाग में क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम, ये तीन चीजें हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अगर आपको किसी इंटीजर पार्ट ऑफ सम फंक्शन दिया गया है तो जब फंक्शन कभी भी कोई भी इंटीजर वैल्यू अटेन करेगा उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा हमें डिसकंटिन्यूटी को। मतलब fx इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 3, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको x1 x2 x3 मिलेंगे उन सभी पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। हो भी सकता है ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो कंटिन्यूटी के मतलब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या हो गया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर याद आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया सिमिलरली। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसके साथ भी वही दिक्कत है कि जहां पे अंदर वाली चीज इंटीजर को अटेन करेगी वहीं पे ये भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट क्रिएट करेगा। और उसके अलावा सिग्नम, सिग्नम ऑफ fx का मतलब क्या है कि अंदर वाली चीज जब जीरो होगी, सिग्नम ऑफ fx है ना, तो fx जब आपका जीरो होगा उसके अराउंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे। तो सिग्नम ऑफ fx के लिए जब fx आपका जीरो हो जाए ऐसे x पे हम चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी है या फिर कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये तीन आपके पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा कहां पे चेक करना चाहिए, तो इसके अलावा जब आपकी आप देखो एंड पॉइंट्स ऑफ पे भी चेक कर लो कि एंड पॉइंट्स में भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट था यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी fx अपॉन gx टाइप का है ना, और ऐसे में आपका डिनोमिनेटर जीरो को जहां पे टेंड होने लगे, ऐसे x की वैल्यू जहां पे डिनोमिनेटर आपका जीरो को टेंड हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में अगर हमसे ये कहा जाए कि अगर मान लीजिए जैसे एक इंटरवल में हम बेसिकली चेक करते हैं, तो क्लोज्ड इंटरवल a टू b में अगर हम चेक करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, a पे f पे, और a पे कोई a माइनस तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो a प्लस आप चेक करिए। अगर fa और fa प्लस बराबर है तो इसका मतलब a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और fb की बात करें तो fb और fb प्लस अगर बराबर है, सॉरी fb माइनस, ठीक है, तो फंक्शन b पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी कुछ इस तरीके से चेक की जाती है। वहीं पे अगर ओपन इंटरवल a टू b है तो उसके लिए हमें एंड पॉइंट्स पे चेक करने की ऐसी जरूरत नहीं है, बस हमारे पास मतलब यहाँ पे तो हमें चेक करना इसलिए पड़ा क्योंकि fa और fa प्लस, fb और fb माइनस। ठीक है, एक और चीज होती है जहां पे हमारा फंक्शन पीस वाइज, अगर मान लीजिए आपके पास पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इस तरीके का कि एक इंटरवल में fx है, अगले इंटरवल में gx है, अगले इंटरवल में hx है, इस तरीके का अगर दे रखा है पीस वाइज फंक्शन, तो ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है x आपका x1 से x2, फिर आपका x2 से x3, फिर आपका x3 से x4, अगर इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं,
जिन पॉइंट्स पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है उन पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी और चेक कर लेते हैं। मतलब x2 पे डेफिनेशन बदली है तो x2 पे चेक कर लीजिए, x3 पे डेफिनेशन बदली है तो x3 पे चेक कर लीजिए। ये सारे हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं डिसकंटिन्यूटी के लिए पॉसिबल हो सकते हैं, इन पे आपको चेक करना पड़ेगा। इन पे आपको ये पॉइंट्स आपने लिस्ट किए, फिर आप चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रा से काम चल जा रहा है क्या। ठीक है, सबसे पहली चीज अलजेब्रा से काम चल जा रहा है क्या, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से, जिसमें कि क्या है, हो सकता है कि आपके पास कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस का केस बन जाए। तो ये आप आसानी से इसमें बता पाओगे कि ये जीरो है अगर तो ओवरऑल प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर ये जीरो नहीं है तो ओवरऑल प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वहीं पे अगर आपका कुछ इस तरीके का हो गया C प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, तो आप बता पाओगे कि फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आपको कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा कि लिमिट्स हमारे पास क्या क्या आ रही हैं। कौन सा मेथड? यही वाला LHL RHL फंक्शनल वैल्यू, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज आपको डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बोल दोगे, यहाँ पे आप बता सकते हो कि अंदर ये जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन लिख रखा था क्या वो जीरो था। अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू जीरो है तो ओवरऑल हम बोल देंगे कि प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन मेन मेहनत आपको इन दो केसेस के लिए करनी ही पड़ेगी, डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या करना है, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यूज दोनों ही केसेस में आपको निकालनी है और जो भी साइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्लब करके लिखना है। अगर वो सब इक्वल हो जाते हैं फिर फाइनली तो हम बोल देंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आप बोल देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और चीज हमने डिस्कस करी थी कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस भी देख लीजिए अगर आप, तो कंपोजिट फंक्शन हम यहाँ निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूटी चेक करनी हो, उसकी लिमिट्स निकालनी हो तो कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरीके का था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of gx, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of gx, इस तरीके की चीज थी कंपोजिट फंक्शन में। और क्या करना था, यहाँ पे आपको चेक करना होता था कि जब आप g ऑफ a प्लस या g ऑफ a माइनस निकाल रहे हो तो वो आप एग्जैक्ट लिखो। मतलब क्या था कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है ना f ऑफ gx, तो आप पहले क्या करेंगे, अगर आप RHL निकालने जाएंगे मान लीजिए, तो RHL का मतलब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, है ना f ऑफ g ऑफ x। तो दिस मींस कि f ऑफ g ऑफ 2 प्लस की ओर आप जा रहे हो, f ऑफ g ऑफ 2 प्लस की तरफ जा रहे हो। g2 प्लस मान लीजिए कुछ आपको दे देता है लेमडा, है ना, g लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस आपका सपोज लेमडा है, तो आपको लेमडा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, आप बेसिकली ये पहले करो f ऑफ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू, मतलब ऐसा ही लिख देता हूं, है ना। तो g ऑफ 2 प्लस आप निकालने जाओगे, g ऑफ 2 प्लस आपका कैसा है, आप मान लीजिए लेमडा की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको लेमडा नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि वो लेमडा से बड़ी वैल्यूज ले रहा है या फिर लेमडा से छोटी वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, मतलब आपको ये लेमडा नहीं लिखना, लेमडा के अराउंड किस तरीके का बिहेवियर है, क्या जो टर्म्स आ रही हैं वो हमारी लेमडा से छोटी आ रही हैं या लेमडा से बड़ी आ रही हैं। लेमडा से मान लो छोटी आ गई तो आप इसको f ऑफ लेमडा माइनस लिखो और फिर अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर लिखने जाओ कि सपोज ये L1 के बराबर आ रहा था। ठीक है, फंक्शन f के अकॉर्डिंग। वहीं जब हम LHL की बात करेंगे, LHL में आप देखो, LHL में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ gx। ठीक है, तो यहाँ पे आपको f ऑफ g ऑफ 2 माइनस की बात कराई जाएगी और ये क्या हो गया, मान लो g ऑफ 2 माइनस निकाला, मान लो कुछ आ गया लेमडा 2 प्लस। ठीक है, तो लेमडा 2 प्लस मतलब पहली बार आपको जो यहां से आप वैल्यू लिख रहे हो उसमें एग्जैक्टनेस चाहिए कि वो लेमडा 2 से बड़ा है या फिर लेमडा 2 से छोटा है। एक बार वो नेचर पता चल गया तो आप लिमिट निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन के लिए अगर हम कहें कि टोटल हमारे पास LHL RHL ये सारी चीजें क्या आ सकती हैं, इसको हमने लिस्ट कर दिया है। ठीक है, और अगर आप लिमिट निकालिए तो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू निकालना तो बहुत आसान सी बात है, f ऑफ g ऑफ a, एग्जैक्ट g a निकालिए और फिर f ऑफ दैट थिंग, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कंटिन्यूटी आपकी यहां से चेक की जा सकती है। ठीक है, बाकी लिमिट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है कि आप ये जो अंदर वाला टर्म है उसकी जब आप लिमिट लिख रहे हो g ऑफ 2 माइनस या g ऑफ 2 प्लस लिख रहे हो, तो आप एग्जैक्टनेस के साथ लिखो कि क्या वो लेमडा 2 से बड़ा है या फिर लेमडा से छोटा है, ये किस तरीके का नेचर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखो। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिट फंक्शन के साथ ही अगर हम कहें तो कंटिन्यूटी चेक मतलब एंड होता है। मेन पॉइंट क्या था आपका, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी डबल लिमिट के फॉर्म में भी दी जा सकती है। ठीक है, ये वाली चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डबल लिमिट्स। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डबल लिमिट्स के फॉर्म में फिर से अगर पूछा गया तो आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है कि डिसकंटिन्यूटी के लिए मैक्सिमम टाइम ये केस कैसा पूछा जाएगा आपसे, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी वाले केस में पूछा जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके का होगा, 1 प्लस साइन पाई टी रेज टू पावर इंफिनिटी, मतलब रेज टू पावर n। ठीक है, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, t की कौन सी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपका डिसकंटिन्यूटी कब क्रिएट होगी, यहां पे अगर आप इंफिनिटी ले रहे हो तो जब ये क्वांटिटी आपकी 0 से बड़ी होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी इंफिनिटी टेंड कर जाएगी। जब ये क्वांटिटी आपकी 0 से छोटी होगी तो ओवरऑल चीज आपकी 0 को टेंड कर जाएगी। ये रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन डबल लिमिट्स अगर कहा जाए तो 1 प्लस साइन पाई टी रेज टू पावर n, जहां पे अगर आपका ये डिसकंटिन्यूअस होना है तो कैसा होना पड़ेगा, साइन पाई टी को मान लीजिए आप t टेंड्स टू a देखते हो। ठीक है, तो a के एक साइड में ये चीज पॉजिटिव हो, t टेंड्स टू a अगर आप देख रहे हो तो a के एक साइड में मान लो a पे आपने RHL देखा तो ये पॉजिटिव रहे, और a के एक साइड में देखें ये मान लीजिए नेगेटिव रहे। ठीक है, तो जब आप ओवरऑल बेस को देखोगे तो एक टाइम पे ये 1 से बड़ा होगा और जब ये नेगेटिव होगा तो ओवरऑल ये 1 से छोटा होगा। ऐसे केस में आपकी डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल लिमिट्स के फॉर्म में हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी का, और डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास दो मेनली चीजें होती हैं। ठीक है, और लोगों को जो दिक्कत आती है वो होती है फर्स्ट प्रिंसिपल में कि एफ ऑफ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये आपका क्या कहलाता है, आर एच डी है ना। a के अराउंड अगर हम कंटिन्यूटी चेक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाते हैं तो हम निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो दिस इज आर एच डी। और इसी तरीके से हम लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, सिंपल फॉर्म में याद रखिए बस, एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। जैसे यहाँ पे ए प्लस एच और ए था तो डिफरेंस एच, यहाँ पे माइनस एच और ए था तो माइनस एच। अगर ये आपका एग्जिस्ट करके कुछ दे देता है तो दिस विल बी कॉल्ड एनएचडी। अगर आपने ये दोनों लिमिट्स बस कैलकुलेट करी और दोनों की वैल्यूज अगर बराबर आई तो दिस विल बी कॉल्ड डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कोई एक इंफिनिटी आ गया तो भी क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अपन क्या बोलते थे, अपन एक पॉइंट ये भी बोलते थे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कभी हुआ होगा जबकि वो एक्चुअली कंटिन्यूअस रहा हो। तो इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, इस तरीके की चीज है। तो आर एच डी एल एच डी आपने निकाला, दोनों अगर बराबर आ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, आर एच डी एल एच डी कोई डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस आ जाए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आने लगे तो सीधा बोल देंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड हम यूज करते थे, वो ज्यादातर यूज होता था डिटरमाइनिंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और पीस वाइज फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली चीजें होंगी उसमें तो हमें इसी मेथड से डिसकंटिन्यूटी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जाना होगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अगर हम चाहते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है
तो आपको कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा हो, जिसका डिफरेंशिएशन आपको लग रहा हो कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, तो वैसे केसेस में आप इसी को यूज करोगे, ठीक है, इसी मेथड को यूज करोगे। दूसरा मेथड जो था हमारे पास वो क्या था, आपने f1x लिख रखा था, x बिलोंग्स टू x1 से x2, ठीक है, फिर आपने f2x लिख रखा था, f3x लिख रखा था, पीस वाइज तरीके से आपने फंक्शंस को डिवाइड कर रखा था, ठीक है। एक आपने मान लीजिए बता दिया x2 से x3, फिर आपने बोल दिया x3 से x4, ठीक है। तो इस केस में आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते थे? अगर आप इनको x2 x3 x4 इन सब पॉइंट्स पे x2 x3 पे चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका क्या था? इसके लिए तरीका ये होता था कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये आसान सा है, भाई टफ है, तब तो इसी पे जाओ। एक्सप्रेशन अगर f1 f2 f3 अगर ये गंदे एक्सप्रेशंस हैं तो फिर आप इसी फर्स्ट मेथड पे जाओ। अगर ये सिंपल से एक्सप्रेशंस हैं तो ऐसे में क्या करिए आप, डिफरेंशिएट, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन लिख दो, f1 डैश f2 डैश और f3 डैश लिख दो। आप चाहते थे x2 पे चेक करना, तो f1 डैश x2 निकाल लो और f2 डैश x2 निकाल लो, दोनों अगर बराबर आ गए तो ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा। इस तरीके से f2 डैश x3 निकाल लो, f3 डैश x3 निकाल लो, अगर दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंपल क्वेश्चंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा ये मेनली यूज कहां पे होता है, डिटरमाइनिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। फिर से वही कि आपका f1 में कुछ लेमडा उमडा लगा दिया और फिर बोला कि ये लेमडा की ऐसी वैल्यू बताओ सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें नॉर्मली ये मेथड यूज करना ज्यादा, कई बार मतलब ज्यादातर देखा गया है कि इससे रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। एक और बात रहती है इसमें क्या कि आप ये मेथड कभी लगाएंगे, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आप पहले चेक करोगे कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। तो इससे ये प्रोसेस लिखने के बीच में भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कई बार छूट जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस है कि चेक फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी हमेशा चेक करनी है पहले। अगर आपका कंटिन्यूअस है तब हम ये मेथड अप्लाई करने जाएंगे, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर उस पॉइंट पे ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज दिस कैन गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स एज वेल, ठीक है। आपको अगर कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी तो आप सीधा इस पे जाइए, इस वाले मेथड पे, और अगर आप पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हो, ठीक है, ये मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहले आप कंटिन्यूटी चेक करो और कंटिन्यूटी चेक करने के बाद फिर इस स्टेप पे आओ, डिफरेंशिएशन लिखो, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर कंटिन्यूअस है तो हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। f1 डैश और f2 डैश की वैल्यू x2 पे बराबर आनी चाहिए। कब? जब f1 और f2 दोनों खुद x2 पे बराबर हो, मतलब उनकी लिमिट्स आपस में बराबर हो, मतलब फंक्शन x2 पे अगर कंटिन्यूअस है तो फिर हम ये डिफरेंशिएशन वाले स्टेप्स तक जाएंगे। तो जब आपको कांस्टेंट्स डिटरमाइन करने रहेंगे तो ध्यान रहे कि डिटरमाइनिंग कांस्टेंट्स में आपके पास दो स्टेप हो गए। जब आपको डिफरेंशिएबल बोला गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ऐसे केस में आपको कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, तो उसका मेथड क्या होगा? पहले आप चेक कर लो कि कांस्टेंट ऐसा क्या रखें जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, एक रिलेशन वहां से, और फिर आप देखो कि उससे उनका डिफरेंशिएशन भी बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक बार कंटिन्यूअस बना करके भी देखो कि लेमडा की ऐसी क्या वैल्यू है या ए की क्या वैल्यू है जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, एक रिलेशन वहां से। और एक रिलेशन और आ सकता है आपका जब आप इनको आपस में इक्वल करोगे। एक बार आपने फंक्शनल वैल्यूज या लिमिट्स को आपस में इक्वल किया, एक बार आपने f1 डैश और f2 डैश को आपस में इक्वल किया उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, और वहां से हमें कांस्टेंट डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये दो रिलेशंस हैं। तो कई बार होता है कि आपसे ये वाला पार्ट तो आपको ध्यान रहता है, ये वाला पार्ट आपसे छूट जाता है कि कंटिन्यूअस भी तो होना चाहिए, तब तो हम डिफरेंशिएशन की ओर मूव करेंगे। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने वाला एक स्टेप ये भी है जो कि ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। वहां से भी आपके पास एक रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। अब इसमें हमारे पास फिर से अगर अपन देखें तो ओपन इंटरवल a टू b, ठीक है, इसमें आप चेक करते हो, और क्लोज्ड इंटरवल a टू b में आप चेक करते हो, ठीक है। तो ओपन इंटरवल a टू b में तो हमारे पास डिफरेंट फिर से वही पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता था। क्लोज्ड इंटरवल a टू b में एंड पॉइंट्स पे आप क्या करते हो? बस आप ये चेक कर लो कि f डैश ऑफ a प्लस मतलब RHD एट a,
ठीक है, आर एच डी एट ए अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से बी पे एल एच डी अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो अगर फंक्शन आपका ए के मतलब आर एच डी अगर देखें एट ए अगर वो फाइनाइट है, बी पे एल एच डी जो एग्जिस्ट करेगी वो फाइनाइट है, तो अपन बोल देंगे कि फंक्शन कैसा होगा, फिर आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ए एंड बी पे, ठीक है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी पे। ठीक है, और अब अपन देखते हैं कि एक बार को इसकी अलजेब्रा और अलजेब्रा के साथ साथ कुछ कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के लिए, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो अगर आप देखो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपके पास कौन कौन से प्रोबेबल पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको डिसकंटिन्यूटी के लिए बताए, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो भी आपके पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए पॉसिबल हो सकते थे, वो सारे ही पॉइंट्स आपके नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी पॉसिबल होंगे। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली बात, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, है ना। तो ये सारे केसेस अगर आपके कंटिन्यूअस हो गए, ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूअस हो गए, मतलब कंटिन्यूटी में ही इनके दिक्कत थी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात तो उसके बाद आती है ना। तो पहले तो आपको इन सारे पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए जहां पे भी आपने कंटिन्यूटी के लिए एक बार को डाउट होता है। इसके अलावा और आपको कहाँ पे चेक करना चाहिए, इसके अलावा कुछ अलग से हैं हमारे पास चीजें, जैसे हमारे पास आ जाता है x रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑड फंक्शन। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है और उसकी पावर में 1 अपॉन ऑड लिखा हुआ है, जैसे fx रेज़ टू पावर 1/3, fx रेज़ टू पावर 1/7, है ना, इस तरीके की चीजों में। ठीक है, तो इसको कहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है, इसको कहाँ पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू a वेयर fx इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे कह लो, आप जहां fx 0 हो रहा हो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी x मिले उसी x के अराउंड आपको चेक करना रहता है। ठीक है, जहां फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू a वेयर fx इज इक्वल टू 0। ठीक, ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि क्या होता था, जैसे x रेज़ टू पावर 1/3 वगैरह की जब हम बात करते थे, x रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे आपके पास एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करने लगता था और इसलिए वहां पे हमें दिक्कत हो जाती थी। ओके, तो ये वाला पोर्शन आपका रहा एक इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और केस होता था हमारा मॉडुलस वाला, ठीक है, मॉड ऑफ fx। ठीक है, तो मॉड ऑफ fx को कहां पे दिक्कत होती है, ठीक है, किस पॉइंट पे चेक करना चाहिए, एट x, ठीक है, x की उन वैल्यूज के लिए वेयर fx इज इक्वल टू 0, जहां पे आपका fx 0 हो रहा हो उसके अराउंड, मॉड के अंदर वाली चीज जहां पे 0 हो रही हो उसके अराउंड आपको चेक करना होता है कि फंक्शन आपका मतलब डिफरेंशिएबल है या फिर नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके, तो कंटिन्यूटी वाले सारे पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी ने अपनी ओर से क्या प्रोवाइड किए, बस ये दो चीजें, मॉड ऑफ fx और ये वर्टिकल टेंजेंट वाला केस। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें क्या क्या चीजें होती थी, एक बार अलजेब्रा समझते हैं। अलजेब्रा में आप देखिए फिर से इसका डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ही रहेगा। फिर आपके पास देखिए एक और केस आता था अपने पास कि अगर मान लीजिए आपका डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल है तो पक्का क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल ही आएगा। फिर आप देखो डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फिर डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे भी आपका मान लीजिए नॉट डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये सारे केसेस अपन अलजेब्रा के लिए कहते थे। ठीक है, इसमें से देखिए अब आप, जैसे आपने कंटिन्यूटी के लिए आपने मेथड बना रखा था कि कंटिन्यूटी के लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए आप सीधा ये करते थे, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, तो आप क्या करते थे, LHL लिख देते थे, RHL और फंक्शनल वैल्यू। यहाँ पे भी LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी जैसे अगर मान लीजिए एक चीज नॉट डिफरेंशिएबल है, दूसरी चीज नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे LHD लिख दिया, RHD लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जैसी कोई चीज है नहीं तो उसको हटा दिया। इसको भी देखिए आप, यहाँ पे भी LHD लिख दिया, RHD लिख दिया।
ठीक है, दोनों LHD को आप ऐड कर दीजिए, दोनों RHD को आप ऐड कर दीजिए और देख लीजिए कि क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन ओवरऑल डिफरेंशिएबल हो गया, अदरवाइज फंक्शन कैसा था, नॉट डिफरेंशिएबल था। ठीक है, तो ये आपका मेनली मेथड रहता था। इसके अलावा अगर आप कहें तो एक बार को आपको वो भी चीज का ध्यान रहना चाहिए, दो शॉर्टकट्स थे हमारे पास। क्या क्या चीजें थी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और उसके साथ प्रोडक्ट में कोई दूसरा फंक्शन लिखा गया है जो कि कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ध्यान रहे कंटिन्यूअस दोनों है, एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, एक कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दिस विल बी डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट विल बी डिफरेंशिएबल ओनली इफ, फिर से ओनली इफ ये जो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाली चीज है इसकी फंक्शनल वैल्यू वहां पे कितनी हो जाए, 0 हो जाए। विल बी डिफरेंशिएबल, दिस प्रोडक्ट विल बी डिफरेंशिएबल ओनली इफ कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाले की फंक्शनल वैल्यू जो है हमारे पास 0 आनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू अगर वो 0 आती है तो फिर ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये वाला आप शॉर्टकट के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने गए और किसी पॉइंट पे आपको चेक करते करते ये रियलाइज हुआ कि एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, दूसरा वाला जो दिखा हुआ है प्रोडक्ट में वो एक कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आप सीधा चेक करो कि क्या कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाली चीज 0 थी। अगर वो 0 थी तो प्रोडक्ट हमारे पास जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब आप मॉड ऑफ एफ एक्स को चेक करते हो, मॉड ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए मान लो आप चेक कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, कहां, ऑफ कोर्स ए कहां पे था, ए वो पॉइंट था जहां पे एफ एक्स आपका कैसा था, 0 हो रहा था। ठीक है, क्योंकि वहीं पे तो चेक करने की जरूरत है मॉड ऑफ एफ एक्स को, बाकी तो हमेशा हम कह ही देंगे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। दिक्कत कहां पे है मॉड को, जहां पे अंदर वाली चीज 0 हो रही थी, और मान लिया कि वो 0 कहां पे क्रिएट हो रहा था, x इक्वल टू ए पे। तो अगर x इक्वल टू ए पे वो 0 क्रिएट हो रहा था तो आप क्या करो, f ऑफ आप अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन लिखो। आप क्या करो, f डैश ए निकालो। अगर आपका f डैश ए 0 आ जाता है, इफ f डैश ए इज इक्वल टू 0, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये 0 नहीं आया तो फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, और अगर वो 0 आ गया तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। तो कई बार आपको ऐसी चीज मिलेगी कि इन दोनों का आपको साइमल्टेनियसली यूज करना पड़े। एक फंक्शन कंटिन्यूअस डेरिवेबल दे दिया गया, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस, अब डेरिवेबल नॉट डेरिवेबल कौन सा है वो आप यहां से चेक कर सकते हो कि क्या जो हमारे पास मॉड वाली चीज लिखी हुई थी उसको एक्चुअली किसी x इक्वल टू ए पे दिक्कत थी या नहीं थी। तो कैसे चेक करेंगे, मॉड वाली चीज के लिए हमेशा यही f डैश ए आप निकाल लो, मतलब मॉड हटाओ, अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन किया एट x इक्वल टू ए। अगर वो 0 आ गया तो फंक्शन आपका डेरिवेबल है, अगर वो 0 नहीं आया तो फंक्शन आपका नॉट डेरिवेबल है। ठीक है, तो ये आपके दो शॉर्टकट अप्रोचेस होते थे इसके लिए, अलजेब्रा वाले पार्ट में या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो ये पार्ट है हमारा, फिर से मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि डबल लिमिट्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर देखें तो एक दो पॉइंट्स और भी इसमें आते थे कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, और उसकी लिमिट एग्जिस्ट, f डैश की लिमिट इनफैक्ट एग्जिस्ट करती है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे। क्या था, इफ फॉर ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है, इफ फॉर अ बाउंडेड फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f डैश x एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर करता है तो this value will be equal to 0. This limit extending to infinity f dash will be equal to 0. f dash की लिमिट जो है आपके पास extending to infinity पे 0 के बराबर होगी अगर फंक्शन बाउंडेड है तो, और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। जैसे मान लीजिए आप sin x की बात करो तो sin x का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे कि sin x भी तो बाउंडेड ही फंक्शन है,
ठीक है, वो कोई इन्फिनिटी तो भागता नहीं है, वो -1 से 1 के बीच रहता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन की तो कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी cos x वो तो नहीं एग्जिस्ट करता, ऑसिलेटिंग लिमिट हो जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे ऐसा क्या हो रहा है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू पक्का क्या रही होगी, 0 ही रही होगी, ठीक है, क्योंकि 0 के अलावा और कुछ रहा तो फिर चीजें क्या होंगी, इन्फिनिटी को स्ट्रेच कर जाएंगी। आप सोचो एफ डैश अगर आपका मतलब जितना, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी आप राइट में जा रहे हो, ठीक है, एफ डैश मान लीजिए 5, आपने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स 5 है, तो जितना भी आप राइट में जा रहे हैं हमेशा आप कह रहे हो कि एफ डैश आपका पॉजिटिव है, 5 है मतलब पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो वैसे ही, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग तो रहेगा ना ग्राफ, और फिर वो इंक्रीज करते हुए कहां निकल जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपने कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका -5 है एफ डैश, तो इसका मतलब हो गया कि भाई आप कितना भी राइट में जा रहे हो फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते करते तो फिर वो कहां निकल जाएगा, ऐसे ही -इन्फिनिटी क्यों निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एफ डैश एक्स, तो फिर उस लिमिट एफ डैश को क्या होना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक बार ब्रीफ ओवरव्यू हो गया, थ्योरी के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली है। इसके अलावा आपके पास स्टैंडर्ड कुछ लिमिट्स वगैरह लिखी होंगी, ठीक है, उन लिमिट्स को याद रखना है। आपको एक और लिमिट ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली, x इंटू साइन 1/x, ठीक है, जबकि लिमिट आपका x टेंडिंग टू 0। इसमें क्या आप कैसे याद रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये फंक्शन आपका साइन इन्फिनिटी है, लेकिन साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, बाउंडेड तो है ना, -1 से 1 के बीच ही वेरी करता है, तो कोई बाउंडेड फंक्शन इनटू यहां वाली चीज साथ में 0 की ओर जा रही है, तो 0 इंटू समथिंग बाउंडेड विल बी इक्वल टू 0। मैं इसको आप इस तरीके से ट्रीट करिए कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी है, ये क्वांटिटी आपकी -1 से 1 के बीच कुछ आ जाएगी, और इनटू आप 0 कर रहे हो, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ कोई ऐसी चीज रहती जो कि इन्फिनिटी तक भी स्ट्रेच कर जाए, तब अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट रहता है, वैसे वो भी कवर कर लेते हैं कि अगर fx, वैसे आपको ये फंक्शनल रूल वाला टॉपिक का जब रिवीजन लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें ये चीज कवर की जाएगी वैसे। तो इफ fx इज पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर fx आपका कोई पॉलिनोमियल है, तो fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस माइनस एफ ऑफ 1/x, ठीक है। अगर ऐसा दिया गया है तो दिस सजेस्ट कि fx क्या रहा होगा आपका 1 प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n रहा होगा। ये आपको याद रखना होता था, ठीक है, इसके प्रूफ पे नहीं जाना था, डायरेक्टली आपको याद रखना था कि अगर दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग ऐसा कुछ दिया गया है या क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे कि fx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस x की पावर n। ध्यान रहे कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि fx कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गई होगी, f1 f2 कोई भी फंक्शनल वैल्यू दे दी गई, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है और n की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो एक दो पॉइंट्स और देख लीजिए। अगर आप कई बार नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल आपके फंक्शंस होते हैं और ऐसे केसेस में आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो फॉर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस, नॉन डिफरेंशिएबल है ना, ठीक है, फंक्शंस, या फिर डिसकंटिन्यूअस भी रहे, नॉन डिफरेंशिएबल भी रहे, है ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा ग्राफ सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो पक्का उसका ग्राफ ही बना लीजिए। फॉर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां से निकल आएंगे, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आप उसके बाद डिसाइड करना कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे वो मैक्सिमा क्रिएट कर रहा है या मिनिमा क्रिएट कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके ग्राफ से क्रिएट हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट आपके पास ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर कभी भी नॉट डिफरेंशिएबल वगैरह टाइप का फंक्शन है और आपको मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, ये सब फाइंड आउट करना है, तो फिर आप ग्राफ बना करके उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो हमारे पास हाँ,
लिमिट्स से रिलेटेड कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकती हैं, थीटा उटा से रिलेटेड ट्रायंगल ओंगल में, कि आप मान लीजिए कि थीटा आपका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है और थीटा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में बताइए कि ये साइड लेंथ कितनी होगी। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वैसे अभी तक तो आईआईटी ने ऐसा पूछा नहीं है, बट इट मे बी पॉसिबल कि किसी कॉम्प्रिहेंशन के ही फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आपसे एलसीडी से लिमिट से रिलेटेड पूछी जा सकती है, जिसमें आप पहले फंक्शन क्रिएट करें और उसके बाद फिर उसकी लिमिट निकालें। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती थी। और इसके अलावा देखें तो हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स वगैरह पे फोकस कर ही लिया है। इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कई बार होता है कि लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुई है, और डेफिनेशन अगर चेंज हुई है पीस वाइज फंक्शंस के लिए, तो हम डायरेक्टली बता दें कि हाँ यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था। ऐसा डायरेक्टली नहीं करेंगे, अपन उसको अलजेब्रिकली चेक करेंगे, ऐसे अपनी फील के बेसिस पे नहीं कि यहाँ पे करो ऐसा टर्न हुआ होगा। ठीक है, अपन अलजेब्रिकली चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल है, अलजेब्रिकली उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे एरर क्रिएट हो सकती है अगर हम ग्राफ को अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अगर उसका शार्प पॉइंट वगैरह देने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, तो जहां पे आपको लगता है शार्प पॉइंट है, डायरेक्टली अगर आपको क्लियर कट पता है कि भाई मॉड रोड बना गया था, शार्प पॉइंट है ही है, तब तो ठीक है। अगर हमें केवल पीस वाइज फंक्शन चेंज हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई और हम सोचने लग गए कि यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आने वाला है और फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, अपन अलजेब्रिकली उसको पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल रहता है तो ठीक, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। तो अलजेब्रिकली वहां पे चेक करना अगर आपसे कहा जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक और छोटी सी चीज आपसे पूछी जाती है, मतलब ये किसी एक ऑप्शन में हो सकता है, किसी क्वेश्चन के इनकॉर्पोरेट कर ली जाए, IMVT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि क्या कहता था, बहुत सिंपल सी बात थी इसकी, कि अगर FA आपका 5 है, FB 7 है, तो A से, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो A से B के बीच में कभी ना कभी FX 6 हुआ होगा। ठीक है, FA 5 है, FB 7 है, तो दोनों के बीच में कभी ना कभी, A और B के बीच में कभी ना कभी FX 6 हुआ होगा अगर फंक्शन F कंटिन्यूअस था तो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते थे, ऐसे केसेस में आप सारे टर्म्स को एक साइड लेते आते थे और एक HX फंक्शन बना लेते थे आप। ठीक है, जिसमें लिखा होता था FX माइनस समथिंग समथिंग, तो HA निकाल देते थे, HB निकाल लेते थे। अगर दोनों का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आ गया तो अपन बोल देते थे कि हाँ A और B के बीच में पक्का H का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि FX आपका एक पॉइंट पे 5 था, FX आपका दूसरे पॉइंट पे 7 था, और बीच में पक्का कभी ना कभी FX इक्वल टू 6 हुआ होगा। तो IMVT से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछा ही जाए, थोड़ा रेयर ही है, और अगर पूछा जाएगा तो किसी एक ऑप्शन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो IMVT में आपसे बस आपको अगर क्वेश्चन IMVT का होगा तो उसका कुछ फ्रेमिंग इस तरीके से ही होगी कि फंक्शन आपका मतलब कंटिन्यूअस था, आपको बताना है कि किसी एक फंक्शन, कोई एक इक्वेशन है, उसका एक रूट आपका A और B के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको ये दिखाना है। ठीक है, या फिर देयर एग्जिस्ट रूट C इन बिटवीन A to B फॉर विच FC इज इक्वल टू 0, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है IMVT से किसी एक ऑप्शन में छोटा सा, क्योंकि कुछ खास थ्योरी है नहीं। तो ओवरऑल कहा जाए तो हमारे पास थ्योरेटिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं। एक ब्रीफ हमने ओवरव्यू ले लिया है थ्योरेटिकल। ठीक है, अब अपन आगे क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल।